एक नया टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिटी में, जिसका नाम है नागरिकता। क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिटीजनशिप, नागरिकता पढ़ेंगे। चलिए, सिटीजनशिप में हम लोग कैसे नागरिक बनते हैं, कौन सी नागरिकता किसको मिलती है, ये सभी चीजें आती हैं, इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। उसी में है भाई साहब, ठीक है। सिटीजनशिप पढ़ेंगे हम लोग। ये जो नागरिकता का प्रावधान है, ये भाग 2 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक दी गई है। 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक ये दी गई है नागरिकता। और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसा? एकल नागरिकता। आप ये जानते हैं कि हमारे भारत में एकल नागरिकता है। इसका अर्थ ये होता है कि हमारे भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में पहुंच जाए हम, तो हमारी नागरिकता एक ही रहेगी। वो क्या है? हम भारतीय हैं। वी आर इंडियंस, नॉट एमपीएंस, नॉट यूपीएंस, नॉट राजस्थानी। ये सभी चीजें नहीं होती। हम लोग राज्यों के, हमें राज्यों की नागरिकता प्राप्त नहीं होती। जबकि अमेरिका में ऐसा होता है, वहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है। वहाँ पर दोहरी नागरिकता मतलब ये है कि उनकी राज्यों की नागरिकता अलग होती है और उनके जो देश की नागरिकता है वो अलग होती है। 2 नागरिकता उनको मिलती हैं। जबकि हमारे भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल का मतलब केवल एक ही नागरिकता होगी कि हम भारतीय। ठीक। दूसरी चीज ये है कि और देशों में कई सारे ऐसे देश हैं जिनमें ये कहा जाता है कि आप, जैसे ब्रिटेन है या फिर कोई भी और देश है, तो उसमें उस देश की नागरिकता के अलावा दूसरे देश की नागरिकता भी वो लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे भारत के नागरिक ने किसी दूसरे देश की नागरिकता अपनी मर्जी से ग्रहण कर ली है, तो अब उसकी जो नागरिकता है, भारतीय नागरिकता, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। उसकी नागरिकता नहीं रहेगी। अगर वो कुछ उल्लंघन करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो अनुच्छेद 10 के तहत संसद ऐसी विधि बनाती है जिसके अंतर्गत उसकी नागरिकता को समाप्त की जा सकती है। लेकिन ये कौन करेगा? केवल संसद कर सकती है, दूसरा कोई नहीं करेगा। ठीक है। तो हमारे भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। हम लोगों ने जो कल पढ़ा उसका 5 मिनट में हम लोग रिकैप करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था कल? हमने क्या पढ़ी थी? एक तो प्रस्तावना पढ़ी थी, साथ में अनुसूचियां पढ़ी थी और भाग 1 पढ़ा था। 3 टॉपिक पढ़े थे हम लोगों, राइट। अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियां हमारे मूल संविधान में 8 थी, लेकिन वर्तमान संविधान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। अब ये 12 अनुसूचियां संविधान संशोधन कर करके बारी बारी से हुई हैं। 8 अनुसूचियां से 12 हो गई हैं। अब ये कब कब हुए ये बात करते हैं। पहली अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची में जो दिया गया है वो क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र दिए गए, राज्य उसके राज्य क्षेत्र दिए गए, ऐसा दिया गया है। ठीक है। तो पूरी सीमा दी गई है, उसके न्याय क्षेत्र दिए गए हैं, किस राज्य की सीमा कितनी होगी। ठीक, ये दिया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते दिए गए हैं कि किस प्रधानमंत्री को या मंत्री को या राष्ट्रपति को, जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग कार्य करते हैं, उनको वेतन और भत्ते क्या होंगे वो सब दिए गए। और इसमें एक बात और लिख दी है कि संसद समय समय पर इसको निर्धारित करता रहेगा। ठीक। तीसरे में जो दिया गया है वो है शपथ, कि अलग अलग प्रधानमंत्री, मंत्री और जितने भी सदस्य बनते हैं वो अलग अलग शपथ लेते हैं। तो शपथ लेते हैं तो शपथ का पूरा प्रारूप जो दिया है वो अनुसूची 3 में दिया है। चौथी अनुसूची में जो दी गई है वो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसका मतलब ये हुआ कि सीटों का जो आवंटन है, किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी राज्यसभा में, वो सब किस में दिया गया है? अनुसूची 4 में दिया गया है। अनुसूची 5 में जो दी गई है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन से संबंधित
उपबंध किए गए हैं कि इनका प्रशासन राष्ट्रपति चलाएगा या राष्ट्रपति घोषित कर सकता है, या जो बहुत सारे प्रावधान इसमें किए गए। 6वीं अनुसूची जो दी गई है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम चारों राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित उपबंध किए गए हैं। इनका प्रशासन कैसे चलाना है, कौन चलाएगा, ये सभी चीजें अनुसूची 6 में दी गई है। अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। संघ सूची पर केंद्र सरकार बना सकती है नियम, राज्य सूची पर राज्य सरकार बना सकती है, एवं संवर्ती सूची पर दोनों ही सरकारें बना सकती हैं। लेकिन अगर दोनों में टकराव होता है तो केंद्र सरकार का जो कानून होगा वो उस पर प्रभावी माना जाएगा। 8वीं अनुसूची की बात करें तो हमारी 22 भारतीय भाषाओं का जिक्र किया गया है, लेकिन मूल संविधान में ये भाषाएं थी 14। कितनी थी? 14। ये संविधान संशोधन करके कितनी हो गई है? 22 हो गई। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा। इसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं 9वीं अनुसूची में। और इसमें ये कहा गया था कि इसमें जो विषय डाले जाएंगे उन पर कोई भी न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 1975 में निर्णय दिया कि इन पर भी पुनरावलोकन हो सकता है। अनुसूची 10 में जो दिया है वो दल बदल कानून दिया गया है। दल बदल कानून ये है कि दूसरे लोग, जैसे एक पार्टी से चुने गए लोग दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उनको रोकने के लिए दल बदलने की जो प्रक्रिया है आसानी से रोकने के लिए ये किया गया था। इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। अगर 1/3 लोग इससे जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 1-2 गए तो उनको पार्टी की सदस्यता से निरस्त किया जाएगा और साथ में उनकी सदस्यता, विधायक या सांसद जो भी हो, उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। उसके बाद में अगर बात करें 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 में, और 1992 में जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत पंचायतों का गठन किया गया। जैसे हमारे ग्रामीण लेवल पर जो पंचायतें होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई उसको 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, और 74वें संविधान संशोधन 1992 में जो दिया गया है इस अनुसूची में 12वीं में, वो है नगर पालिका या नगर पंचायतें कि नगर के या फिर शहर के लेवल पर जो कार्य करेंगी पंचायतें, उनके बारे में प्रावधान किए गए। इसके बाद हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी। संविधान की प्रस्तावना का जो निर्माण हुआ है वो जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में, जो 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था। उसी के आधार पर हमारी प्रस्तावना का निर्माण किया गया। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है इसको। साथ में प्रस्तावना में संशोधन भी हुआ है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक, उसके बाद हमने जो पढ़ा है इसके बारे में आपको मैंने लिखवाया था। उसके बाद हमने जो पढ़ा था भाग एक जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र और उनका पुनर्गठन वगैरह दिया गया है, जो 1 से 4 तक दिया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 कहलाता है। अनुच्छेद 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र दिए गए हैं, उनकी सीमाएं दी गई हैं, और इसमें ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा, और राज्यों को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होगा, ये कहा गया है। अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश हो सकेगा और नए राज्यों को बनाया जा सकेगा, पुनर्गठन मतलब गठन किया जा सकेगा और उसको भारत में प्रवेश दिया जा सकेगा। अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है कि 2 राज्यों को मिलाकर या 2 राज्यों को तोड़कर या तोड़ मरोड़ कर नए राज्यों का निर्माण किया जा सकेगा और नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकेगा। अनुच्छेद 4 में ये कहा गया है कि जितने भी संविधान संशोधन हो रहे हैं अनुच्छेद 1, 2, 3 में, वो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। ये सामान्य बहुमत से ये हो जाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत से संविधान संशोधन होते हैं, जिसमें ये प्रावधान रहता है कि जितने भी उपस्थित सदस्य होंगे उनके बहुमत 7 में
पूरे सदन का 2/3 बहुमत होना चाहिए था वो पास किया जाएगा। ये विशेष बहुमत कहलाता है। इस प्रकार हमने इतना तक कल पढ़ा था, भाग 1 तक ये पढ़ा था। आज हम भाग 2 की बात करेंगे। नागरिकता, एकल नागरिकता है। साथ में नागरिकता का जो प्रावधान किया गया है एकल नागरिकता का, वो लिया है हमने ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ब्रिटेन से लिया गया है। वहां पर क्या है? ब्रिटेन में क्या है? राज्यों की कोई नागरिकता नहीं होती, केवल देश की नागरिकता होती है। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसका मतलब है कि अमेरिका का एक नागरिक, ठीक है, वहां के राज्य का भी नागरिक होगा। इसका मतलब हमें जो वोटर कार्ड मिलता है वो एक राज्य का भी मिलेगा और वहां के देश का भी मिलेगा। जैसे अगर यहाँ पर होती दोहरी नागरिकता तो क्या होता कि हमारे एमपी का भी एक क्या मिलता, हमें वोटर कार्ड मिलता, और एक भारत का मिलता जो अभी है। लेकिन अभी क्या मिलता है? हमें केवल भारत का मिलता है। वह उस पर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? भारत सरकार निर्वाचन आयोग, ऐसा कुछ लिखा होता है। चलिए, ठीक है। अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिए 2 मिनट में। उसके बाद में अनुच्छेद को हम देखेंगे 5 से 11 तक, इसमें क्या क्या दिया गया है। वोट तो यहाँ भी 2 बार दिखते हैं। वोट अलग चीज है और ये अलग चीज है, ठीक है। जैसे वोट तो हम भी डालते हैं, विधानसभा का डालते हैं, राइट। 2 वोटर कार्ड मिलते हैं उधर। हाँ, तो 2 वोट थोड़ी डालेंगे, एक ही डालेंगे। चलिए, नोट कर लिया। मिटा दें। चलिए, अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू होने के समय नागरिकता, इसका मतलब जो संविधान लागू हुआ था उस समय नागरिक कौन कौन बन सकता है, कौन कौन नहीं बन सकता, इसके प्रावधान किए गए हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं और हमारा संविधान लागू हुआ तो हम लोग ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, इसके नागरिक भारत के बन जाएंगे। जैसे आप लोगों को आवेदन करना पड़ा क्या नागरिकता के लिए, कि अपने आप ही बन गया वोटर कार्ड, अपने आप ही बन गया, क्योंकि हम लोग यहाँ रह रहे हैं। तो संविधान लागू हुआ तब ये लागू हुआ। अनुच्छेद 6 ये कहता है कि पाकिस्तान से आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान। इसका मतलब हमारा भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से लोग आए होंगे कि नहीं आए होंगे, आया ना, और यहाँ से भी लोग गए होंगे, राइट। तो पाकिस्तान से जितने लोग आए उनकी व्यक्तियों उनकी नागरिकता, उन व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उपबंध जो किए गए हैं अनुच्छेद 6 में किए गए। किसमें? अनुच्छेद 6 में किए गए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 7 ये कहता है
कि भारत से पाकिस्तान गए एवं स्थायी रूप से बसने के लिए भारत में वापस आए व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में कुछ लोग यहाँ से चले गए, वहां पर पाकिस्तान में अच्छा नहीं लगा तो फिर उसके बाद में लौट के आ गए। ठीक, तो वो सभी चीजें साथ में दी गई है। अगर अनुच्छेद 8 की बात करें तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो भारत में नहीं रह रहे थे, लेकिन इनके दादा दादी माता पिता नाना नानी में से कोई ना कोई भारत में रह रहा था, लेकिन वो जन्म के बाद चला गया भारत से बाहर, तो वो भी क्या है, नागरिक बन सकता है। उसके बारे में प्रावधान किया गया। तो भारतीय मूल हम कहते हैं ना, कोई खोज होती है या कुछ काम अच्छा करता है कोई, जैसे कल्पना चावला, नाम सुना है आप लोगों ने? कल्पना चावला का नाम सुना है, तो वो एक भारतीय मूल की महिला थी। इसका मतलब वो नागरिक नहीं थी, क्या थी? भारतीय मूल की, मतलब उनके माता पिता दादा दादी नाना नानी में से कोई ना कोई यहाँ का क्या है, निवासी रहा होगा, यहाँ का नागरिक रहा होगा। कोई भी खोज होती है तो हम लोग कहते हैं कि ये भारतीय मूल का है, वो भारतीय मूल का है। तो ये सब क्या है, इसमें है उसकी जड़ें जो है वो भारत से जुड़ी हुई है। ये अंतर भारतीय मूल के व्यक्तियों के संबंध की नागरिकता के संबंध में उपबंध। ठीक है, तो भारतीय नागरिक जो भारतीय मूल का है वो भी क्या कर सकता है, वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इस आधार पर आवेदन कर सकता है, आवेदन करने के बाद में उनको नागरिकता मिल जाती है। उसके बाद अनुच्छेद 8 हो गया, क्या हो गया? अनुच्छेद 8। उसके बाद अनुच्छेद 9 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अगर नागरिकता छोड़ता है और दूसरे देश की नागरिकता अपनाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 ये कहता है, कोई व्यक्ति यदि स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता या फिर स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो उसकी नागरिकता क्या होगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 ये कहता है कि अगर व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करे तो संसद विधि के द्वारा विधि बनाकर किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है। जैसे दाऊद इब्राहिम है, अगर वो भारत का नागरिक है या था, है क्या मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर वो भारत का नागरिक होता तो क्या होता, उसकी नागरिकता को संसद
छीन सकती थी। ठीक है, जी हाँ, पाकिस्तान में आता है। ठीक है, ये समझ आ गया। और अगला जो प्रावधान है 11वां नंबर अनुच्छेद 11, इसमें कहा गया है कि संसद नागरिकता से संबंधित विधि का निर्माण करेगी। इसका मतलब क्या नागरिकता किसको देनी है, नहीं देनी, या उनके लिए क्या प्रावधान करने, वो सब कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। अनुच्छेद 11 कहती है कि संसद विधि या संसद नागरिकता से संबंधित विधि का निर्माण करेगी। ठीक, संसद नागरिकता से संबंधित विधि का निर्माण करेगी। ठीक है, संसद विधि का निर्माण करेगी। मतलब हमें नागरिकता चाहिए, किसको मिलनी है, या उस पर प्रतिबंध लगाने हैं कि किसको नहीं लगाने, कहाँ पर लगाने हैं, सभी का जो सभी कानून नियम बनेंगे, नियम कानून वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। पहली बात तो ये पूछे जाते हैं नॉर्मल क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स के लिए कौन कौन से पूछते हैं, ये देखिए। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि नागरिकता किस भाग में है? तो बताओ कौन से में है? कौन से? दो, द्वि। संस्कृत में क्या कहते हैं? द्वि। कई सारे इधर रीवा चले जाओगे तो ये कहते हैं दो ठो। क्या कहते हैं? दो ठो। और अगर सहस्त्राम साइड में चले जाए तो आप कहेंगे वो दो। क्या कहते हैं? दो। ठीक है, ये होता है। चलिए, नागरिकता किस भाग में है? तो दो में। अब ये क्वेश्चन दूसरा आता है किन अनुच्छेदों में है? तो 5 से लेकर 11 तक आया ना? दो क्वेश्चन बन गए। भारत में कैसी नागरिकता है? कैसी है? एकल नागरिकता है। नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स के लिए। नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछते हैं, अगर थोड़ा सा डीप आ गया तो अंदर वो अनुच्छेदों में पहुंच जाता है। कई बार एक क्वेश्चन पूछता है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? कौन से में है? 11 में। समझ आ गया? कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद या फिर हमारा संविधान जब लागू हुआ था उस वक्त नागरिकता लागू हुई थी, तो किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संविधान लागू होने के समय कौन कौन नागरिक बनेगा? कौन से में? वो 5 में। कौन से में? 5। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हमने जो भाग 1 पढ़ा था, तो उसमें भाग 1 में राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान थे। क्योंकि भारत एक देश बन गया था, और भारत देश बनते ही क्योंकि हमारे भारत में अनेक भाषाएं हैं, अनेक प्रदेश हैं, अनेक भाषाएं हैं, इसलिए अलग अलग भाषा के जो लोग थे वो क्या करने लगे? ये मांग उठाने लगे कि हमें नया राज्य चाहिए, अलग राज्य चाहिए। भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसीलिए 1947 में एस के धर
समिति या आयोग बनाया गया, एस्केदर समिति बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट दी 1948 में। इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना ठीक नहीं है, प्रशासन के आधार पर क्या बनाना चाहिए, राज्य बनाना चाहिए। इसके बाद में 1948 में 48 में एक जेबीपी समिति बनाई गई। जेबीपी का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, तीसरा पट्टाभी सीतारमैया। ये तीनों ही लोग इस समिति के सदस्य थे। अब इस समिति ने कहा कि प्रशासन के आधार पर ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना ठीक नहीं है, लेकिन लगातार विरोध बढ़ता रहा और आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति थे, श्री रामालू पोट्टी या पोट्टी श्री रामालू कह सकते हैं, उनका पूरा नाम पोट्टी श्री रामालू, पोट्टी श्री रामालू थे। उनकी भूख हड़ताल के कारण क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। वो चल बसे। उसके बाद सरकार पर दबाव बन गया कि भाषा के आधार पर क्या बनाना चाहिए, राज्य बनाना चाहिए। इसलिए 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, तो कौन सा बना, आंध्र प्रदेश बनाया गया। कब बनाया गया, 1953 में। ठीक है, जब भाषा के आधार पर बनाया गया तो उसके बाद में एक मांग और उठी कि एक नया आयोग बनाया जाए, और उसके कारण क्या हुआ, 1953 में फजल अली आयोग क्या बनाया गया, फजल अली आयोग बनाया गया। फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली आयोग बनाया गया। इसके दो सदस्य और थे, के.एम. पणिक्कर एवं हृदयनाथ कुंजरू। के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग ने अपनी सिफारिशें दी और ये कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना ठीक है, लेकिन एक भाषा एक राज्य का तर्क बेकार है, क्योंकि भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं। अगर हम एक भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तो कई सारे राज्य बन जाएंगे, जो कि तार्किक नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन एक ब्रॉड लेवल पर भाषा के आधार पर बना सकते हैं। और इन्होंने कहा कि 14 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। क्या बनाए जाए, 14 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। इसके बाद राज्य पुनर्गठन किया गया और 1956 में भारत सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का 1956 में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है,
इसीलिए 1 नवंबर 1956 को हमारा राज्य बना मध्य प्रदेश। इसलिए 1 नवंबर का दिन मध्य प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ आ गया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्या ये इन्होंने फजल अली आयोग ने यह सिफारिश की थी कि 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं, लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया, 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। इसका मतलब ये है कि समिति और आयोगों का जो सिफारिश होती है उनको राज्य सरकार या केंद्र सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं होती। वो अपनी मर्जी है कि उसको माने या ना माने। लेकिन उन्होंने सीधी सीधी लगभग मान ली थी सभी सिफारिशें और उसमें 3 केंद्र शासित प्रदेश और बढ़ा दिए और ये इसका निर्माण किया गया। अब लगातार क्या होने लगा, लगातार ये होने लगा कि चेंजिंग होने लगी और मांग उठने लगी। ठीक है, क्या उठने लगी और मांग उठने लगी। और 1960 में महाराष्ट्र से गुजरात को अलग कर दिया गया। महाराष्ट्र को गुजरात से अलग कर दिया गया। ठीक, 1961 में दादर एवं नागर हवेली, गोवा एवं दमन द्वीप को भारत में शामिल किया गया। इनको शामिल किया गया और गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य बना दिया गया। क्या बना दिया गया? पूर्ण राज्य बना दिया गया। ठीक है, 1963 में नागालैंड बनाया गया। नागालैंड बनाया गया। 1966 में पंजाब से हरियाणा को और चंडीगढ़ को अलग किया गया। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और हरियाणा एक राज्य बनाया गया। 1966 में पंजाब से हरियाणा एवं चंडीगढ़ बनाए गए। हरियाणा एवं चंडीगढ़ बनाए गए। उन्नीस सौ 62 में पुदुचेरी, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसके बाद में इसको लिखना चाहिए था। पुदुचेरी को बनाया गया। क्या होगा? ये क्या है, पुदुचेरी फ्रांस के अंतर्गत था और उससे छीना गया 1954 पर। उसके बाद में वहां पर क्या है, शासन चलता रहा ऐसे ही। उसके बाद 1962 में ये लिया गया भारत में। नोट हो गया? 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा
बनाए गए। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा बनाए गए। उन्नीस सौ 1975 में क्या हुआ, हमारा एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। क्या है? सिक्किम राज्य है। इसको पूरी तरह से हमारे भारत में शामिल किया गया, लेकिन इससे पहले 34वें संविधान संशोधन 1974 में 34वें संविधान संशोधन 1974 के अंतर्गत सिक्किम को सहायक राज्य बनाया गया। सहायक राज्य बनाया गया। 34 नहीं, 35 है, 35 और 36 हो गया। सहायक राज्य बनाया गया। इसके बाद 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भारत में मिला लिया गया, या ये लिख सकते हैं पूर्ण रूप से भारत में मिला लिया गया। ठीक है। 1987 में 1987 में अरुणाचल प्रदेश मिजोरम एवं गोवा को बनाया गया। मतलब गोवा तो पहले ही बन गया था, लेकिन क्या हुआ, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेशों में आता था। ठीक। उसके बाद 2000 में 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड एवं 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड बनाए गए। तो 3 राज्य और बनाए गए। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य बनाए गए। उसके बाद 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से, जो हमारा पहला भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया था, उससे 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से
आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया? तेलंगाना राज्य बनाया गया। ठीक। उसके बाद 5 अगस्त 2019 समझते हैं, 2019 को जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख बनाए गए। यह अधिनियम यह बंटवारा 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गया। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हुआ करती हैं। जब गर्मी पड़ती है तो श्रीनगर राजधानी होती है, और जब ठंड पड़ती है तो जम्मू राजधानी ट्रांसफर हो जाती है। 6-6 महीने में 2 राजधानियां हुआ करती थी। ठीक है, तो ये चलता है। चलिए, ये हो गया। इस प्रकार आज वर्तमान स्थिति में अगर बात करें तो वर्तमान स्थिति में हमारे 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। समझ आ गया? तो हमारे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये जो प्रावधान है वो हमारे क्या है? ये सभी हमारे राज्यों का गठन हुआ है, लगातार टूटते गए हैं राज्य, और अभी तक वर्तमान स्थिति क्या है? 28 राज्य बन गए हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। दूसरी चीज ये पूछा जाता है कि फजल अली आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो ये तो आपको पता ही है, फजल अली ने। लेकिन इसके मेंबर कौन कौन थे? के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, या H.N. कुंजरू भी उसका आता है। ठीक। साथ में ये बनाया कब गया था? 1953 में। समझ आ गया? राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था इसके आधार पर? 1956। ये सभी चीजें पूछी जाती हैं। नागरिकता से संबंधित आपको मैंने बता ही दिया है, राइट। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप एमपी की परीक्षा देते हैं तो एमपी की परीक्षा में पूछा जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब का है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। तो वर्तमान स्वरूप जो होगा वो कब का होगा? ये वाला होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, उसके बाद हमारा जो मध्य प्रदेश बचा है वो वर्तमान स्वरूप में आता है। अगर हम ये कहें कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, वो 1 नवंबर 1956 को हुई। और मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है, राइट। ये क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं बेटा। और साथ में यही पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ है? तो ये धान का कटोरा अलग हुआ है। इसको क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर धान उपजती है, मतलब ज्यादा मात्रा में क्या है? धान होती है। चलिए, अब हम बात करेंगे थोड़े से। आज आप लोगों को मैं और बता देता हूँ कि हमारा भाग 3 स्टार्ट होगा। देखिए, भाग 3 के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, और शुरू हम करेंगे कल। कब करेंगे? कल। लेकिन सुन लीजिए थोड़ा सा। मूल अधिकार है,
आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखिए, भाग 3 मूल अधिकार क्या है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक। कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक। आप यकीन मानिए बेटा, इस टॉपिक में से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता है। अगर किसी भी पेपर में क्वालिटी आती है तो मूल अधिकार से हमेशा ही आएगा। ठीक। दूसरी चीज ये है, अगर हम बात करें तो ये लिए कहां से गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से ये लिए गए हैं। इनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अधिकार पत्र। ठीक है, अधिकार पत्र कहा जाता है। इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? ये पूछा जाता है कि भाग 3 में यह मूल अधिकार किस भाग में है? तो आपको पता है कौन से में है? 3 में। एक क्वेश्चन तो बनता है कि मूल अधिकार किस भाग में है? तो बताइए कौन से में है? 1, 2, 3। ठीक। कौन से अनुच्छेद से कहां तक है? 12 से 35 तक। किस संविधान से लिए गए हैं? कौन से देश से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। समझ आ रहा है? डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधे सीधे आपको मिलेंगे क्वेश्चन। अब बात यह आती है कि हमारे मूल अधिकार है कितने? वर्तमान में अगर इनकी संख्या है वो है 6, लेकिन मूल संविधान में ये थे 7। कितने थे? 7। इसका मतलब एक अधिकार गायब हो गया, एक मूल अधिकार को हटा दिया गया है। कहां हटा है वो? ये देखिए, अगर बात करें हमारे 7 अधिकारों की जो मूल संविधान में थे, उनको देखिए। पहला जो मूल अधिकार है वो है समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक। पहला कौन सा है? समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23, 24। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक। उसके बाद संस्कृति का अधिकार, वो है अनुच्छेद 29, 30 में। उसके बाद हमारा संपत्ति का अधिकार था, वो अनुच्छेद 31 में था। उसके बाद में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये है अनुच्छेद 32।
अब इसमें से इस अधिकार को हटा दिया गया है। इस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300 का में पहुंचा दिया गया है। इसका मतलब अभी मूल अधिकार नहीं रहा और ये सांविधिक अधिकार बन गया। ठीक है, इसका मतलब हमारे एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठवा ये अधिकार बचे हैं। बाकी का ये जो अधिकार है वो हटा दिया गया है। तो क्वेश्चन बनता है कि हमारे सामान्यतः मूल संविधान में कितने अधिकार थे? कितने थे? 7 थे। लेकिन वर्तमान में ये मूल अधिकार कितने हैं? 6। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 14 से 18 तक है। ठीक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 324 में है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। संस्कृति का अधिकार 29-30 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। ठीक है। और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। दूसरी चीज, इस 32 के तहत अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो डायरेक्ट हम सबसे बड़े कोर्ट, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, जो दिल्ली में है, वहां पर हम डायरेक्ट जा सकते हैं। अन्यथा केसों में, अदर केसों में हम लोग वहां पर डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। समझ आ रहा है कुछ? हाँ। तो ये सभी क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग कल पढ़ेंगे मूल अधिकार। इसको पूरा का पूरा से फिर से रिपीट करेंगे और लगातार हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो मूल अधिकारों की कल क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन हमेशा इससे आता है। समझ आ रहा है? एक ना एक आएगा, तो आप लोगों को जरूर आना है। और कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं और साथ में अपने जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुभरात्रि।